नमस्कार। मैं विनीता कुठारी आप सभी का बीए तृतीय वर्ष गृह विज्ञान के वस्त्र विज्ञान की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम धुलाई के उपकरणों के बारे में अध्ययन करेंगे। धुलाई क्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए हमें कुछ उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। सर्वप्रथम वस्त्र को धोने के लिए हमें पानी में भिगोना पड़ता है, अतः इसके लिए हमें टब बाल्टी की ज़रूरत होती है। उसके पश्चात हम धुलाई की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। उसके लिए हमें विभिन्न प्रकार के जो वस्त्र होते हैं उनके अनुसार जो विधि अपनाते हैं उसके अनुसार हमें उपकरणों की आवश्यकता होती है। जब वस्त्र हमारे धुल जाते हैं तो उसके बाद हमारे को वस्त्र सुखाने की प्रक्रिया होती है। सुखाने के पश्चात धुलाई करने के बाद हम विभिन्न प्रकार की फिनिशिंग्स करते हैं और इसके लिए हमें और भी उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो हम देखते हैं कि वस्त्र में एक्चुअली जो डर्ट है उसके अकॉर्डिंग हम किस मेथड को अप्लाई करते हैं और उस मेथड के अनुरूप हम विभिन्न प्रकार के उपकरणों का सिलेक्शन किया जाता है। यूजुअली वस्त्र धुलाई के माध्यम से इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि इससे वस्त्र में ताज़ा नवीन आकर्षकता आ जाती है। साथ ही वस्त्र बहुत ही सिलवट रहित हो जाते हैं और उनमें जीवनमय बन जाते हैं। यूजुअली धुलाई क्रिया हम कहते हैं कि बहुत प्राचीन क्रिया है। जैसे ही वस्त्र का निर्माण हुआ धुलाई प्रक्रिया भी उसी समय से प्रारंभ हो चुकी है। यूजुअली हम देखते हैं कि धुलाई प्रक्रिया को काम करने में जो सहायक उपकरण होते हैं हम उनको कुछ भागों के अंदर विभाजित करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि धुलाई से संबंधित विभिन्न उपकरण जो वस्त्र धोने और भिगोने से संबंधित है। सेकंड आते हैं आपके वस्त्र धुले हुए वस्त्र को सुखाने के उपकरण। तीसरा है वस्त्र पर इस्त्री करने से संबंधित उपकरण और चौथा आता है आपका कि वस्त्रों का संचयन संबंधी उपकरण। तो आइए अब हम एक एक का डिटेल अध्ययन करते हैं कि कौन सी कैटेगरी के अंदर कौन से आपके उपकरण आते हैं। तो पहला हम लेते हैं वस्त्र भिगोने से संबंधित उपकरण। संग्रह करने के लिए हमें एक थैली या टोकरी या बास्केट की आवश्यकता होती है। यह प्लास्टिक की बनी हो सकती है, बेत की बनी हो सकती है, जिसमें हम अपने गंदे वस्त्रों को एकत्रित करते हैं। इसे हम लॉन्ड्री बैग के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि धुलाई की यह सामग्री उतनी अधिक प्रचलित नहीं है, परंतु आज हम प्रत्येक घरों के अंदर एक लॉन्ड्री बैग अवश्य देखते हैं या धुलाई की जो एक टब या टोकरी या बाल्टी, पुरानी बाल्टी होती है, उसमें ही हम जो हमारे मैले वस्त्र होते हैं उन्हें संग्रह करते हैं। यूजुअली हमारी वॉशिंग मशीन्स भी आजकल जो टॉप लोड होती है उसके अंदर भी हम अपने मैले वस्त्रों का संग्रहण किया जाता है, पर इससे ये फ़ायदा मुश्किल होती है। फ़ायदा तो ये होता है इससे कि वस्त्र जो मैले होते हैं वे इधर उधर गिरे हुए न रहते हैं, बिखरे हुए नहीं रहते हैं। घर हमारा सुंदर लगता है और वस्त्र अधिक मैले नहीं होते। परंतु कई बार हम देखते हैं कि कई बार वस्त्रों के ऊपर स्पॉट्स होते हैं, तो वे स्पॉट्स यदि हम वस्त्रों का एक साथ संग्रहित करेंगे तो उनके स्पॉट्स लगने के चांसेस रहते हैं। तो ये इसमें एक डिफ़िकल्टी हो सकती है। सेकंड आती है टब और बाल्टियाँ। टब और बाल्टियाँ हमारे धुलाई कार्य के लिए आवश्यक होती हैं। चाहे कोई भी व्यक्ति धुलाई कर रहा है, अमीर व्यक्ति कर रहा है या गरीब व्यक्ति कर रहा है, कोई भी व्यक्ति धुलाई करता है तो उसे टब और बाल्टियों की आवश्यकता होती है। इसके बिना धुलाई करना इम्पॉसिबल होता है। यूजुअली प्लास्टिक के टब्स होते हैं। कितनी संख्या रखनी चाहिए यह अगेन आपके वस्त्र के रंग, मात्रा और प्रकार पर निर्भर करती है। रंगीन व सफ़ेद वस्त्रों को हमें अलग अलग भिगोना चाहिए, अलग अलग टब्स का उपयोग करना चाहिए। और टब का उपयोग हम वस्त्र को भिगोने के लिए,
फुलाने के लिए, धोने के लिए, नील डालने के लिए, कलफ लगाने के लिए आदि कार्यों के लिए करते हैं। टब और बाल्टियां धातु की बनी होती हैं, तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि ये गैल्वेनाइज्ड आयरन बकेट्स होनी चाहिए, अर्थात जंग रहित बकेट्स होनी चाहिए, नहीं तो कपड़ों पर जंग के दाग लग जाते हैं। इसके बाद सिंक या ड्रेनिंग बोर्ड होता है। खड़े होकर वस्त्र धोने के लिए हमारे यहाँ सिंक और ड्रेनिंग बोर्ड एक अच्छा सुविधाजनक उपकरण है। सिंक में पानी भरने व गंदे पानी के निकास के लिए उत्तम प्रबंध रहता है। इस कारण धुलाई कार्य सरलता से बिना अधिक झंझट के संपन्न हो सकता है। सिंक की अगेन आकृति, आकार, ऊंचाई आदि धुलाई क्रिया को सफल बनाती हैं। सिंक की ऊंचाई धोने वाले की सुविधा के अनुसार होनी चाहिए। सिंक के एक और अथवा दोनों तरफ लहरदार ड्रेनिंग बोर्ड लगा रहता है, जिस पर वस्त्र साबुन लगाकर रगड़ा जा सके और धुले हुए वस्त्रों को खंगाल कर या रख कर निचोड़ कर रख सके। सिंक के नीचे धुलाई की सामग्री रखने के लिए अलमारी की व्यवस्था की जाती है। सिंक के ऊपर भी हम एक छोटी सी लंबी पतली रैक होनी चाहिए, जिस पर हम साबुन, नील, कलफ आदि रख सकते हैं। विभिन्न प्रकार की जो सिंक हैं, यूजुअली जो कॉमन सिंक्स हैं, उसकी साइज होती है आपकी 12 इंच गहरे, 20 इंच चौड़े और 20 इंच लंबे सिंक बेस्ट माने जाते हैं। सिंक की औसतन ऊंचाई हमारी 36 इंचेस होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे मग्स। बाल्टी, टब या अन्य पात्र पानी निकालने के लिए मग की जरूरत पड़ती है। मग धुलाई प्रक्रिया में प्रयुक्त किए जाने वाला एक अत्यंत आवश्यक उपकरण है। इसके बिना धुलाई कार्य करना कठिन होता है। प्लास्टिक के मग अच्छे रहते हैं, इसमें हल्के लाइट वेट होते हैं, बार बार पानी भरना और पकड़ना पड़ता है तो उसमें हाथों को कष्ट नहीं पहुंचता है। मग हैंडल वाले होने चाहिए। इसके आकार भी न तो बहुत बड़ा और न बहुत छोटा होना चाहिए। मध्यम आकार के मग अच्छे रहते हैं। कटोरा, बाउल्स। कटोरा या धुलाई छोटी छोटी कटोरियों की आवश्यकता होती है। स्टील, तांबे, कांसे, पीतल, प्लास्टिक, एनामल आदि की बनी हुई कटोरियों का हम उपयोग कर सकते हैं, परंतु धातु के कटोरों पर प्रतिकर्मक और अपमार्जक यदि हम की क्रिया हो सकती है। इस कारण से हमें जहाँ तक हो सकता है धातु के जो कटोरे होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। यह आवश्यक हो जाता है कि धुलाई के लिए हम कटोरों का जब उपयोग करें तो उन पर एनामल फिनिश्ड होना आवश्यक है। कटोरों का उपयोग विभिन्न कार्यों के संपन्न के लिए किया जाता है, जैसे दाग धब्बे छुड़ाने के लिए आवश्यक प्रतिकर्मकों का घोल करना, स्टार्च का पेस्ट बनाना, नील आदि का घोल तैयार करने के लिए हमें कटोरों की आवश्यकता होती है। स्क्रबिंग बोर्ड। अत्यधिक मैले वस्त्रों को रगड़ कर धोना पड़ता है, इसके लिए स्क्रबिंग बोर्ड की आवश्यकता होती है। स्क्रबिंग बोर्ड की रचना लहरदार होती है, जिस कारण यह खुरदरी सतह का बना होता है। यूजुअली हमारे आम घरों के अंदर गृहिणियां वस्त्र को डंडे, मुगरी आदि से पीट पीट कर धोती है, जिससे रेशों को काफी क्षति पहुंचती है। रेशे निर्बल हो जाते हैं, फलतः वस्त्र हमारे जल्दी फट जाते हैं। वस्त्र को पीट पीट कर धोना यूजुअली हमें अवॉइड करना चाहिए। स्क्रबिंग बोर्ड लकड़ी, शीशे, स्टील से जिंक आदि के बने होते हैं, परंतु लकड़ी के बोर्ड सबसे अच्छे माने गए हैं। वस्त्र को रगड़ कर धोने से इनके रेशों पर कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। इस बोर्ड को साबुन के घोल वाले टब में तिरछा रखकर फिर वस्त्रों को उस पर रगड़ा जाता है। वस्त्र की धुलाई अगर खड़े होकर कर रहे तो यह स्क्रबिंग बोर्ड उत्तम माना गया है। स्क्रबिंग बोर्ड की सहायता से वस्त्र को रगड़ कर धोना वैज्ञानिक विधि है, जिससे वस्त्र को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचता है। नेक्स्ट आता है हमारा सक्शन वॉशर। सक्शन वॉशर की सहायता से हम रुक्ष, भारी एवं मजबूत वस्त्रों को धोया जाता है। हाथ से मोटे व भारी वस्त्रों को रगड़कर धोना संभव नहीं होता है, इसलिए सक्शन वॉशर उत्तम होता है। इससे समय, श्रम और शक्ति की काफी बचत होती है। इससे वस्त्र धोने में थकान नहीं होती है।
धुलाई क्रिया मनोरंजक और आनंदमय हो जाती है। सक्शन वॉशर भी वस्त्र पर दबाव डालकर धोया जाता है। यह साधारण सी रचना वाला एक सामान्य उपकरण है। यह अर्धचंद्राकार गेंद के समान एक छिद्रदार सक्शन कप होता है। यह सक्शन कप जंग रहित धातु का बना होता है, जिसके ऊपरी सिरे से एक लंबा हैंडल जुड़ा होता है। यह हैंडल धुलाई के समय हाथ में पकड़ने में काम आता है। सक्शन वॉशर हल्के व भारी वजन के होते हैं। वस्त्र की रचना, वयन, किस्म के अनुसार सक्शन वॉशर का चुनाव करना चाहिए। मोटे वस्त्रों पर और भारी वस्त्रों पर धुलाई के लिए भारी वजन के सक्शन वॉशर अच्छे रहते हैं। नाजुक वस्त्र धोने के लिए हमें सक्शन वॉशर्स का उपयोग करना चाहिए। सक्शन वॉशर से वस्त्र धोने के लिए इसे साबुन युक्त घोल में वस्त्र पर दबाव डाला जाता है, जिससे साबुन के घोल छिद्रदार सक्शन कप्स में प्रवेश कर जाते हैं। और जब सक्शन वॉशर को ऊपर की ओर उठाया जाता है तो इसके छिद्रों में से साबुन का पानी झरझर कर बहने लगता है। इस प्रकार सक्शन वॉशर को बार बार दबाव डालकर और इसे ऊपर नीचे करके धुलाई की जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा डेगची या तसला। डेगची या तसला एक्चुअली मैले कुचले चिकनाई युक्त सूती वस्त्र को साफ करने के लिए, उन्हें भट्टी चढ़ाने के लिए आवश्यक होते हैं। यूजुअली हम जो कॉटन वस्त्र होते हैं उनको, स्पेशली जो वाइट कपड़े होते हैं, उनको साफ करने के लिए यदि हम भट्टी चढ़ाते हैं तो वे अच्छे रहते हैं। डेगची में हम पानी को एल्यूमिनियम की हो सकती है, जिंक की हो सकती है, गहरे तले की डेगची या तसले का उपयोग करना चाहिए। पीतल की धातु की हो सकती है। डेगची में पानी उबाला जाता है। पानी खौल जाने के बाद इसमें वॉशिंग सोडा डालकर गंदे वस्त्रों को उबाला जाता है। उबलते समय डंडे अथवा चिमटे से वस्त्र को उलटते और पलटते रहते हैं। रंगीन वस्त्रों को हमें भट्टी नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे रंग निकलने का डर रहता है। पक्के रंग वाले वस्त्र भी कुछ ही दिनों में हमारे मध्यम और बेजान लगने लगते हैं। तो यूजुअली जहाँ तक पॉसिबल होता है, डेगची के अंदर यदि हम वस्त्र को उबालते हैं तो वाइट कॉटन को ही जहाँ उबालना चाहिए। नेक्स्ट आता है साबुनदानी। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, साबुनदानी आपके विभिन्न प्रकार के जो साबुन हम यूज़ करते हैं उन साबुन को रखने के लिए उपयोग में की जाती है। प्लास्टिक की बनी जालीदार एक्चुअली होती है। इसमें साबुन रखने से पानी एक्चुअली निकल जाता है और साबुन जाली पर रखा होने से पानी में गलता नहीं है। और इससे साबुन थोड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि साबुन को आसानी से रखा और उठाया जा सके। नेक्स्ट आता है 10th आता है हमारा ब्रश। वस्त्र पर चिपकी हुई गंदी, जिन्हें हाथ से रगड़कर छुड़ाना मुश्किल होता है, उस वस्त्रों को हम साफ करने के लिए ब्रश का उपयोग करते हैं। ब्रश नायलॉन, रबर अथवा प्लास्टिक के बने होते हैं। ब्रश की रचना भी कठोर एवं मुलायम होती है। नायलॉन के ब्रश मजबूत होते हैं। मोटे एवं मजबूत सूती वस्त्रों पर गंदगी छुड़ाने के लिए हम कड़े ब्रश का उपयोग करते हैं। टेरिलीन, टेरिकॉट, कॉटन, रेयॉन, पॉलिस्टर, अन्य कोमल रचना वाले वस्त्रों पर से मैल हटाने के लिए हमें सॉफ्ट ब्रशेस अर्थात कोमल ब्रशेस को उपयोग करना चाहिए। कफ, कॉलर, साड़ी की फॉल, ब्लाउज की आस्तीन आदि गंदे हो जाते हैं और उन्हें हमें ब्रश से रगड़ना आवश्यक हो जाता है, तभी उन पर मैल हटते हैं। ब्रश खरीदते समय इनकी बनावट एवं रचना का ध्यान रखना चाहिए ताकि इन्हें आसानी से पकड़कर साफ किया जा सके। नेक्स्ट आते हैं आपके चम्मच। स्टार्च, नील शोधक पदार्थ, अपमार्जक, प्रतिकर्मक, बोरेक्स पाउडर आदि निकालने के लिए तथा उनका घोल बनाने के लिए चम्मच की आवश्यकता होती है। प्लास्टिक या लकड़ी के चम्मच इस कार्य के लिए उत्तम रहते हैं क्योंकि इन पर रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं होती है और धातु के चम्मच प्राय रसायनों एवं प्रतिकर्मों से रिएक्शन या प्रतिक्रिया करते हैं और उन्हें
वस्त्रों पर दाग धब्बे छोड़ देते हैं और वस्त्र हमारे काले हो जाते हैं। रिंगर एक प्रकार का उपकरण है जो वस्त्र को बार बार खंगालने के लिए काम में लिया जाता है और इसमें वस्त्र निचोड़ने के लिए काम आता है, परंतु मोटे और भारी वस्त्रों को और निचोड़ना कठिन होता है। अतः इन्हें निचोड़ा जाए, हाथ से निचोड़ने में थकान महसूस होती है। तब रिंगर एक सामान्य रचना होती है, उपकरण होता है, दो बेलनाकार रबर के रोलर्स होते हैं, दोनों हाथों से हैंडल चलाया जाता है। आजकल विद्युत चालित भी मिलने लग गए। रबर के मुलायम होता है, इस कारण से रेशे को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। और हम देखते हैं कि दोनों रेलर्स के बीच की दूरी जो होती है उसको हम स्क्रू के माध्यम से रेगुलेट कर सकते हैं कि कितनी हमारा वस्त्र मोटा है तो दूरी को हम बढ़ा सकते हैं नॉब को खोलकर, और यदि दूरी कम करनी है, महीन कपड़ा है तो और दूरी कम करनी है तो उसे हम एक्चुअली स्क्रू को टाइट करके और हम उसे हार्ड कर सकते हैं। रिंगर के बीच में से पानी निकालने से पानी निचोड़ता है। आजकल अलग से भी रबर रिंग मिलने लगे हैं जिन्हें आवश्यकता अनुसार सिंक पर फिक्स करके लगाया जा सकता है तथा काम आने के बाद हटाया जा सकता है। धुलाई कार्य समाप्त हो जाने के बाद रिंगर को भी धोकर पोंछकर सुखाकर रख देना चाहिए ताकि अधिक दिनों तक बंद रखना है तो उस पर तेल की हल्की सी परत लगानी चाहिए ताकि रिंगर हमारा हमेशा मुलायम रहे। अन्यथा फटने की संभावनाएं प्रबल होती है और हमारे रिंगर व्यर्थ हो जाते हैं। तो आज हमने कुछ विशेष उपकरणों के बारे में जो धुलाई के लिए काम आता है उनके बारे में अध्ययन किया है। धन्यवाद।